Hello students, how are you? Welcome to online English classes by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we will continue the 7th chapter from the book Snapshots, and the name of the chapter is Birth. It is written by A.J. Cronin. स्टूडेंट्स, अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो डॉक्टर है एंड्रू मैंशन वो जो मॉर्गन के घर पहुंचता है। जब जो मॉर्गन उसको लेने के लिए उसके क्लिनिक और घर के बीच चक्कर लगा रहा होता है, तो जो मॉर्गन उसे लेकर अपने घर जाता है और वो वहाँ जाकर देखता है कि अभी उसकी जो डिलीवरी है उसकी वाइफ की वो होने में अभी थोड़ा समय है। तो वो बैठ कर के किचन में चाय भी पीता है और फिर वो जाता है और वो अपना काम शुरू कर देता है, डिलीवरी कर देता है। लेकिन जो बच्चा पैदा होता है वो बिल्कुल निर्जीव पैदा होता है, लाइफलेस पैदा होता है। वो उसकी माँ को भी ठीक कर देता है एक तरफ और फिर वो बच्चे की ओर ध्यान देता है। तो स्टूडेंट, जहाँ से हमने फिनिश किया था वहीं से आइए शुरू करते हैं। स्टिल नीलिंग एंड्रयू स्टेयर्ड एट द चाइल्ड विद अ हैगर्ड फ्राउन। यानी अभी भी स्टिल नीलिंग का मतलब अभी भी वो झुका हुआ था, यानी अपने घुटनों के बल वो वहीं पर बैठा हुआ था और क्या कर रहा था, स्टेयर्ड एट द चाइल्ड, यानी वो बच्चे की ओर घूर रहा था। विद अ हैगर्ड फ्राउन, हैगर्ड का मतलब बिल्कुल कह सकते हैं टायर्ड, यानी थके हुए। फ्राउन का मतलब थोड़ा सा एंग्री होते हुए, है ना, थोड़ा थका हुआ, थोड़ा एंग्री होता हुआ वो अभी भी बच्चे की ओर घूर रहा था। द वाइटनेस मीन्ट ओनली वन थिंग, और उसकी बॉडी पर, बच्चे की बॉडी पर टोटल वाइटनेस थी, यानी उसका चेहरा, उसका जो पूरा शरीर था वो बिल्कुल सफ़ेद पड़ा हुआ था और उसका मतलब केवल एक ही चीज़ हो सकती थी, और वो क्या था, एस्फेक्सिया पैलिडा। इसका मतलब क्या होता है, इस सफोकेशन और अ अनकॉन्शियस कंडीशन कॉज्ड बाय लैक ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। यानी जब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की एक्सेस हो जाती है, अधिकता हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो क्या होता है, शरीर पर एक सफ़ेदपन सा आ जाता है। बच्चे को, कोई भी इंसान हो, उसको घुटन सी होने लगती है और साथ ही साथ उसके घुटन के साथ साथ उसका पूरा शरीर एकदम फीका पड़ जाता है। उसकी जो पल्सेस होती हैं वो वीक हो जाती हैं और वो बहुत ही ऐसा लगता है कि बिल्कुल कमज़ोर है, बिल्कुल मृत है, निर्जीव है, ऐसा लगता है। तो उसकी कंडीशन ऐसी ही थी। उसने अपने मन में सोच लिया, अननेचुरली टेंस, और वो अस्वाभाविक रूप से बड़ा ही टेंस में था, तनाव में था। रेस्ड बैक टू अ केस ही वंस हैड सीन इन सैमरिटन, और उसके दिमाग में अचानक ही एक केस का ध्यान आता है। यानी एक बार उसने सैमरिटन में कोई केस हैंडल किया था, या वो वहाँ पर साथ में था डॉक्टर्स की टीम के, तो वहाँ पर उसको एक केस हैंडल करना पड़ा था और वही केस उसके दिमाग में एकदम से आ गया। टू द ट्रीटमेंट दैट हैड बीन यूज्ड, और वो ट्रीटमेंट, यानी उस समय जो ट्रीटमेंट यूज़ किया गया था वो उसके ध्यान में आ गया। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फीट, और तुरंत ही वो मानो अपने पैरों पर खड़ा हो गया, यानी तुरंत ही वो खड़ा हो गया। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, और तुरंत ही बोला कि मुझे कुछ गर्म पानी दो और कुछ ठंडा पानी दो। ही थ्री आउट ऑफ द नर्स, और उसने नर्स को ये बात बोली। एंड बेसिन्स टू, और उसने कहा कि मुझे एक बेसिन भी दो, क्विक क्विक, और जल्दी करो। बट डॉक्टर सी फॉल्टर्ड, लेकिन वो जो महिला थी, जो नर्स थी, वो थोड़ा सा फॉल्टर्ड होकर के, मतलब लड़खड़ाते हुए से बोली, हकलाते से हुए बच्चों की तरह, कि पर डॉक्टर, हर आइज़ ऑन द पैलेट बॉडी ऑफ द चाइल्ड, और उसकी जो आँखें थीं वो बच्चे के उस पीले शरीर पर, जो कि बिल्कुल निर्जीव सा शरीर था उसका, उस पर पड़ी टिकी हुई थी। वो कह रही थी, लेकिन डॉक्टर, मतलब वो ये कहना चाह रही थी, ये तो मरा हुआ है, क्यों इसके लिए अब प्रयास करना। तो डॉक्टर चिल्लाते हुए बोला, ही शाउटेड, क्विक, जल्दी करो, जैसा कहा है वैसा करो। स्नैचिंग अ ब्लैंकेट ही लेड द चाइल्ड अपॉन इट, तभी एक ब्लैंकेट को खींचते हुए, वहीं बिस्तर थे, बिस्तरों पर बहुत सारे बिस्तर वगैरह पड़े हुए थे, तो एक ब्लैंकेट को खींच करके उसने क्या किया, उस बच्चे को उस ब्लैंकेट पे लिटा दिया। एंड बिगेन द स्पेशल मेथड ऑफ रेस्पिरेशन, और रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस देना, यानी बच्चे को ब्रीदिंग करना उसकी, तो किसी को भी ब्रीथ देना, तो एक स्पेशल मेथड था इस रेस्पिरेशन का, वो करने लगा। द बेसिन्स अराइव, फिर कुछ देर बाद क्या हुआ, जो बेसिन्स थे, यानी को बेसिन जानते ही हो, जो बड़ा सा एक जैसे वॉश बेसिन होता है, एक बड़ा सा बर्तन होता है वो, तो वो आए। द ईवर का मतलब होता है एक लार्ज जग, एक बड़ा सा जग या
मटके टाइप का, वो आया। द बिग आयरन केटल, और एक बड़ी लोहे की केटल, केतली जिसे कहते हैं, वो भी लाई गई। फ्रेंटिकली ही स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर इनटू वन बेसिन। फ्रेंटिकली मीन्स वेरी स्विफ्टली, बड़ी तेज़ी से उसने क्या किया कि एक वॉश बेसिन में, एक बेसिन में तो उसने ठंडा पानी भर दिया, एंड इनटू द अदर ही मिक्स्ड वाटर एज हॉट एज हिज हैंड कुड बियर। और जो दूसरा बेसिन था उसमें उसने क्या किया कि जो गर्म पानी था वो डाल दिया, और वो गर्म कितना था, वो इतना गर्म था जितना उसके हाथ तो उसको सहन कर सकें, यानी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं था। देन लाइक सम क्रेजी जगलर, और फिर एक क्रेजी जगलर की तरह से, यानी किसी कह सकते हैं कि जगलर का मतलब एक जादूगर की तरह से, क्रेजी का मतलब एक सन की जादूगर की तरह से उसने क्या किया, ही हरीड द चाइल्ड बिटवीन द टू, उसने बच्चे को उन दोनों के बीच में रख दिया। नाउ प्लंगिंग इट इनटू द आइसी, नाउ इनटू द स्टीमिंग बाथ। और फिर क्या किया उसने, पहले जो बर्फ़ जैसे ठंडे पानी में, और फिर जो स्टीमिंग का मतलब भाप उठते हुए उस गर्म पानी में उसने एक एक करके उस बच्चे को डाला। यानी पहले ठंडे पानी में उसने बहुत ठंडे पानी में डाला, और फिर जो भाप उठता हुआ सा जो गर्म पानी था, खौलता हुआ कह सकते हैं, मतलब इतना खौलता हुआ नहीं कि बच्चा जल जाए, हाथ जल जाए। अभी मैंने बताया कि वो काफ़ी माइल्ड था, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, गर्म नहीं था। हालांकि लेकिन गर्म पानी होता है तो सर्दी के मौसम में उसमें से भी ज़्यादा गर्म नहीं होता, तब भी उसमें से भाप निकलने लगती है। तो उस पानी में डाला। 15 मिनट्स पास, और लगभग 15 मिनट्स गुजर गए। स्वीट वॉज नाउ रनिंग इनटू एंड्रूज आइज ब्लाइंडिंग हिम, और अब एंड्रू की आइज़ में, यानी जो पसीना था, स्वीट का मतलब पसीना, जो स्वेट है वो अभी भी उसकी आंखों में बह रहा था। यानी कि जब हम मेहनत करते हैं, मतलब इतनी सर्दी का मौसम था लेकिन फिर भी उसके मतलब लगातार वो मेहनत कर रहा था, प्रयास कर रहा था, तो इसकी वजह से उसके शरीर पर पसीना आ रहा था। और अक्सर जब पसीना हमारे फोरहेड पर आ जाता है, माथे पर आ जाता है, तो बहता हुआ वो कहाँ तक आ जाता है, आँखों में आ जाता है। और जो पसीना होता है वो कैसा होता है, थोड़ा सा उसमें सॉल्ट होता है, तो वो जब आँखों में घुसता है तो क्या होता है कि हमारी आँखें बंद हो जाती हैं। तो उसको मानो वो ब्लाइंड किए जा रही थी, उसकी आँखों को बंद किए जा रही थी। वन ऑफ हिज स्लीव्स हंग डाउन, और उसकी जो एक स्लीव्स थी, यानी उसकी एक जो बाँव थी, यानी शर्ट की जो बाजू, वो नीचे लटक गई थी। एंड ड्रिपिंग, और क्या कर रही थी, उसमें से ड्रिपिंग हो रही थी, यानी वो पानी से भीग गई थी, तो उसमें से पानी की बूंदें टपक रही थी। हिज ब्रीथ केम पैंटिंगली, और उसकी जो सांस थी वो हाँफते हुए आ रही थी, यानी बहुत ही ज़्यादा जोर जोर से वो हाँफ रहा था, बड़ी मुश्किल से ही वो सांस ले पा रहा था। बट नो ब्रीथ केम फ्रॉम द लैक्स बॉडी ऑफ द चाइल्ड, लेकिन उस बच्चे की जो लैक्स बॉडी थी, यानी निर्जीव जो बॉडी थी, उससे कोई भी ब्रीथ नहीं आई, कोई भी सांस नहीं आई, यानी ऐसा नहीं लगा कि बच्चा किसी भी तरह से वो जीवित हो रहा हो। ए डेस्परेट सेंस ऑफ डिफीट प्रेस्ड ऑन हिम, तभी क्या हुआ कि एक निराशा का भाव, हार की निराशा का, डिफीट का मतलब हार की निराशा का भाव उसके ऊपर आ गया, यानी उसको प्रेस कर रहा था, उसको एक तरह से दबाए जा रहा था। रेजिंग होपलेसनेस, और निराशा लगातार उसकी बढ़ती जा रही थी, रेज होती जा रही थी, उग्र होती जा रही थी। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम इन स्टार कॉन्स्टर्नेशन, और उसने देखा कि जो मिडवाइफ थी, जो दाई थी, वो लगातार उसको कॉन्स्टर्नेशन मतलब दहशत के साथ, लगातार भय के साथ, डर के साथ उसको देखे जा रही थी। वाइल दे आर प्रेस्ड बैक अगेंस्ट द वॉल वेयर सी हैड ऑल द टाइम रिमेन, और साथ ही साथ वो क्या कर रही, वो वहीं पर बड़ी ही कह सकते हैं कि बड़ी ही परेशानी से दीवार के सहारे सट करके वो वहीं पर बैठी हुई थी, जहाँ पर वो बहुत समय से वहीं बैठी हुई थी। हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट, और वो अपने हाथों से अपने गले को एक तरह से दबाई हुई से बैठी हुई थी, है ना, उसके हाथ गले पर थे। अटरिंग नो साउंड, और कोई भी आवाज़ नहीं कर रही थी। हज आइज बर्निंग अपॉन हिम, और उसकी जो आंखें थीं, ऐसे लग रहा था वो मानो आग, उसमें उसकी आंखों में से आग निकल रही हो, और वो लगातार उसकी ओर, डॉक्टर की ओर घूरी जा रही हो। वॉज द ओल्ड वुमेन, वो वृद्ध महिला थी। ही रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर अ ग्रैंड चाइल्ड, और वो अपनी जो ग्रैंड चाइल्ड थी,
मतलब अपने जो नाती है उसके बारे में सोच रही थी। उसकी बहुत समय से इच्छा थी कि उसका कोई ग्रैंड चाइल्ड हो एज ग्रेट, और वो उसकी जो ये इच्छा थी वो उतनी ही बड़ी थी जितनी कि हर डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर हिज चाइल्ड फॉर दिस चाइल्ड, यानी उसकी बेटी यानी कि सुजैन मॉर्गन की जो इच्छा थी इस बच्चे के लिए, है ना, उसी तरह से उसकी भी इच्छा थी एक अपने ग्रैंड चाइल्ड के लिए। ऑल डैश्ड अवे नाउ, लेकिन अब ये सारी इच्छाएं जो है टूट चुकी थी, समाप्त हो चुकी थी। फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी, और उसकी जो क्योंकि ये सब यूजलेस था, बियॉन्ड रेमेडी था, यानी कि कोई भी दवा अब काम करने वाली नहीं थी। द फ्लोर वॉज नाउ ड्रैगल्ड मैस, और जो फ्लोर था, जो जो फर्श था, वो अब कैसा हो गया था, बिल्कुल ड्रैगल्ड यानी कि मैला हो गया था, और सब कुछ वहाँ पर बिखरा हुआ पड़ा हुआ था, उलट पुलट था। एंड स्टम्बलिंग ओवर अ शॉपिंग टॉवेल एंड्रू ऑलमोस्ट ड्रॉप द चाइल्ड। स्टम्बलिंग का मतलब एक तरह से ठोकर खाते हुए, है ना। शॉपिंग का मतलब गीली, यानी नीचे एक टॉवेल पड़ी हुई थी, वो बिल्कुल गीली टॉवेल थी, तो उस टॉवेल पर एकदम से लड़खड़ाते हुए एंड्रू ने क्या किया, लगभग बच्चे को गिरा ही दिया था। और क्या हुआ, विच वॉज नॉट वेट एंड स्लिपरी इन हिज हैंड्स, जो कि अब गीला नहीं था, विच वॉज नाउ वेट, जो कि अब गीला था, एंड स्लिपरी, और कैसा था, स्लिपरी हो गया था, यानी फिसलने लगा था उसके हाथों से, लाइक अ स्ट्रेंज वाइट फिश, जैसे मानो कि वो कोई एक अजीब सी सफ़ेद रंग की मछली हो, इस तरीके से वो उसके हाथ से गिरने लगा था। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर विम्पर्ड द मिडवाइफ, तो जो मिडवाइफ थी, यानी उसने थोड़ी सी धीमी आवाज़ में, विम्पर्ड का मतलब एकदम बच्चों की तरह एक धीमी आवाज़ में उसने कहा, डॉक्टर भगवान की खातिर, इट्स स्टिल बॉर्न, यानी वो ये कहना चाह रही है भगवान की खातिर आप बस करो, ये बच्चा अब जीवित नहीं हो पाएगा, ये बिल्कुल निर्जीव है। एंड्रू डिड नॉट हीड हर, लेकिन एंड्रू ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बीटेन, डेस्पेरिंग, हैविंग लेबर्ड इन वेन फॉर हाफ एन आवर, ही स्टिल परसिस्टेड इन वन लास्ट होप, है ना, वन लास्ट एफर्ट, यानी वो बीटेन का मतलब एक तरह से हारा हुआ, डेस्पेरिंग माने बिल्कुल निराश, हैविंग लेबर्ड इन वेन यानी उसने इतना जो सारा लेबर किया था, जो वर्क किया था, वो लगभग हाफ एन आवर, लगभग आधे घंटे तक ये सब कुछ व्यर्थ चला गया था। लेकिन इन सब के बावजूद उसको एक और प्रयास करने की उम्मीद थी, यानी वो प्रयास करता रहा एक उम्मीद से। रबिंग द चाइल्ड विद ए रफ टॉवेल, उसने क्या किया, एक बच्चे को एक रफ टॉवेल से उसको वो रब करने लगा। क्रशिंग एंड रिलीजिंग द लिटिल चेस्ट विद बोथ हिज हैंड, और अपने दोनों हाथों से वो क्या करने लगा, उसकी जो लिटिल चेस्ट थी, तो छोटी सी जो छाती थी, उसको क्रशिंग माने दबाता हुआ, रिलीजिंग माने फिर छोड़ता हुआ, जैसे आपने देखा होगा अक्सर डॉक्टर इस तरीके से करते हैं कि उसको पहले दबाते हैं छाती को, जब किसी के अंदर सांस लानी होती है तो छाती को दबाते हैं और फिर उसको छोड़ते हैं, फिर दबाते हैं, फिर छोड़ते हैं, ट्राइंग टू गेट ब्रीथ इनटू लिम्प बॉडी, और उसकी उस लिम्प बॉडी में, मतलब उस लाइफलेस बॉडी में वो फिर से जान लाने की कोशिश में लगा हुआ था। तो ये सारे काम वो कर रहा था कि किसी तरह से उस बच्चे में क्या हो जाए, जान आ जाए, वो जीवित हो जाए। एंड देन एज बाय मिरेकल, और तभी मानो एक चमत्कार सा हुआ, द पिग्मी चेस्ट, यानी वो छोटी सी छाती, विच इज़ हैंड्स इनक्लोज, जिसे उसने अपने हाथों में पकड़ रखा था, गेव अ शॉर्ट कन्वल्सिव हीप, उसने एक शॉर्ट माने छोटी सी, यानी मामूली सी, लेकिन कन्वल्सिंग हीव मतलब एक ऐंठन के साथ में थोड़ा सा धड़कना, यानी एक बार छोटी सी धड़कन उसके शरीर में आ गई। अनदर एंड अनदर, फिर एक और आई, यानी दूसरी आई, फिर तीसरी आई। एंड्रू टर्न गिडी, और एंड्रू खुद तो मानो चक्कर से आ गई। द सेंस ऑफ लाइफ स्प्रिंगिंग बीनीथ हिज फिंगर्स, और जो सेंस ऑफ लाइफ था, जीवन का एक कह सकते हैं एक अनुभूति, उसके हाथों के नीचे, उसकी उंगलियों के नीचे मानो स्प्रिंग कर रही थी, उछल रही थी। आफ्टर ऑल दैट अनविलिंग इज स्ट्राइविंग, यानी उस अनविलिंग का मतलब व्यर्थ के लगातार संघर्ष के बाद, यानी इतना उसने जो संघर्ष किया था उन सब के बाद अब उसके फिंगर्स के नीचे एक जीवन की अनुभूति उसको महसूस हो रही थी। और वॉज सो एग्जिसाइट, और ये जो अनुभूति थी वो मानो इतनी ज़्यादा सुंदर थी, इतनी ज़्यादा मतलब अच्छी थी, इट ऑलमोस्ट मेड हिम फेंट, कि मानो उस अनुभूति ने डॉक्टर को बिल्कुल फेंट कर दिया था, बेहोश सा कर दिया था, यानी वो बिल्कुल पागल सा हो गया।
ही रीडबल्ड हिज एफर्ट फेवरसली, उसने क्या किया, अपने जो एफर्ट्स थे, अपने जो प्रयास थे, उनको पहले से ज़्यादा दुगना कर दिया, और भी ज़्यादा तेज़ी से वो प्रयास करने लगा। द चाइल्ड वॉज गैस्पिंग नाउ, और अब जो बच्चा था वो थोड़ा सा हाँफने लगा था। गैस्पिंग का मतलब हाँफना, डीपर एंड डीपर, यानी बहुत ही गहराई से। अ बबल ऑफ म्यूकस केम फ्रॉम वन टाइनी नोस्ट्रल्स, और क्या हुआ, उसकी नोज़ के जो हमारे नॉस्ट्रल्स होते हैं, तो उस एक छोटे नॉस्ट्रल से क्या हुआ, बबल ऑफ म्यूकस। म्यूकस का मतलब जो हमारा कफ होता है हमारी बॉडी में से, हमारे माउथ में से, और कभी कभी हमारी नोज़ में से भी निकलता है छोटे बच्चों की, तो म्यूकस का यानी थूक भी कह सकते हैं हम इसको, एक बबल उसकी नोज़ से अक्सर निकलता है बच्चों को, आपने देखा होगा, तो वो निकला। ए जॉयफुल इरिडेसेंट बबल, और ये कैसा बबल था, एक बहुत ही खुशी देने वाला, आनंददायक, चमकदार बबल था, क्योंकि इससे क्या दिख रहा था कि बच्चे में जान आने वाली है। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, और अब के जो लिम्स थे बच्चे के जो लिम्स थे वो अब बोनलेस नहीं रहे थे, हड्डी रहित नहीं रहे थे। द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पाइनलेसली, और उसका जो सिर था वो अब बिल्कुल निर्जीव सा नहीं पड़ा हुआ था। द ब्लैंच्ड स्किन, ब्लैंच्ड का मतलब होता है वाइट, जो फीकी पड़ी हुई जो स्किन थी, वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, वो धीरे धीरे अब गुलाबी कलर की होती जा रही थी, यानी अब उसमें धीरे धीरे जान आ गई थी। और उसका जो पीली एकदम पड़ी हुई जो बॉडी थी, कहने का मतलब है उसने जैसे ही उसकी चेस्ट को प्रेस किया होगा तो उसमें सांस जो ऑक्सीजन है वो ज़्यादा पहुंचने लगी होगी, और CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड थी उसकी मात्रा धीरे धीरे कम होने लगी होगी, तो उसको सांस लेने में आसानी हो रही होगी। देन एक्जुसाइटली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर क्या हुआ, अचानक से, है ना, बड़ी अचानक से क्या हुआ, उस बच्चे की क्राई, यानी कि बड़े ही उत्कृष्ट रूप से बच्चे ने क्या किया, बहुत जोर से वो चीखा, उसकी आवाज़ निकली, यानी वो रोने लगा। डियर फादर इन हेवन, द नर्स सॉफ्ट हिस्ट्रिकली, वो जो नर्स थी वो मानो हिस्ट्रिकली, जैसे मानो उसे दौरा पड़ गया हो, है ना, वो सॉफ्ट माने सिसकते हुए, रोते हुए वो बोली, डियर फादर इन हेवन, इट्स कम अलाइव। तो वो कहती है कि ओ परमपिता, स्वर्ग में बैठे हुए ओ परमपिता, देखो ये जीवित हो गया, इट्स कम लाइव, देखो ये जीवित हो गया। तो नर्स को तो जैसे विश्वास ही नहीं हो पा रहा था अपनी आंखों पर कि क्या हो रहा है। उसने जैसे बच्चे को बिल्कुल लाइफलेस समझ लिया था, उससे ये महसूस हो गया था कि बच्चा तो बिल्कुल मर गया है, अब वो जीवित नहीं होगा। लेकिन यहाँ एकदम मिरेकल हो गया, एक चमत्कार हो गया, तो वो कह रही है कि बच्चा तो जीवित हो गया। एंड्रू हैंडेड हर द चाइल्ड, एंड्रू ने क्या किया, बच्चा जब वो जीवित हो गया, उसमें लाइफ आ गई, तो उसने बच्चा उसके हाथ में दे दिया। ही फेल्ट वीक एंड डेज्ड, और अब वो कैसा महसूस कर रहा था, उसको कमज़ोरी लग रही थी, और वो काफ़ी डेज्ड का मतलब नींद सी आ रही थी, ऐसे ऊँग सा रहा था। अबाउट हिम द रूम ले इन अ शडरिंग लिटर, और जो उसके चारों ओर जो कमरा है वो ऐसे ही, शडरिंग का मतलब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल कांपता हुआ सा, लिटर माने बिखरी हुई चीज़ें वहाँ पर पड़ी हुई थी, है ना, ब्लैंकेट्स थे, जो कंबल पड़े हुए थे, टॉवल्स थे, बेसिन्स थे, सॉइल्ड इंस्ट्रूमेंट्स थे, यानी जो गंदे औजार थे वो काफ़ी गंदे हो गए थे। द हाइपोडर्मिक सीरिंज थी, जो सीरिंज जो लगाते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं। इम्पेलेड बाय इट्स पॉइंट इन लाइनोलियम, इम्पेलेड का मतलब एक तरह से घुसी हुई, जो लाइनोलियम था, लाइनोलियम में धसी हुई थी उसकी नोक। जैसे जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाते हैं तो जो ऊपर सुई अलग होती है, वो जो लोहे वाली जो सुई होती है वो अलग से होती है, फिर उसे इंजेक्शन में फिट कर देते हैं, तो वो उसी में धसी हुई वहाँ पर पड़ी हुई थी। द ईवर नॉक्ड एवर, और जो ईवर था मैंने बताया था कि एक लार्ज जग होता है, तो वो अभी वहीं पर लुढ़का हुआ जो है पड़ा हुआ था। द कैटल ऑन इट्स साइड इन पडल ऑफ वाटर, और जो कैटल थी, केतली थी, वो पडल ऑफ वाटर, पडल का मतलब एक तरह से जो मिट्टी का जो तालाब होता है, जैसे पोखर को कह सकते हैं, स्मॉल पार्ट ऑफ मडी वाटर, स्मॉल पॉन्ड कह सकते हैं मडी वाटर का, तो वो पानी जो कैटल थी वो उसी में पड़ी हुई थी। अपॉन द हडल्ड बेड, और हडल्ड का मतलब बिल्कुल ढेर सा लगा हुआ, यानी जो हीप बना हुआ था बिस्तरों का, उस पर मदर स्टिल ड्रीम्ड हर वे क्वाइटली थ्रू द एनेस्थेटिक,
जो मदर थी यानी उसकी माँ थी जो सुजैन मॉर्गन, वो क्या कर रही थी, ड्रीम्ड हर अवे का मतलब रिकवरिंग, यानी वो ठीक हो रही थी। जो एनेस्थेटिक की कंडीशन थी उसकी, यानी उसको जो क्लोरोफॉर्म या कह सकते हैं कि बेहोश करने वाली जो दवा दी गई थी, तो उस बेहोशी की अवस्था से वो अब धीरे धीरे वो भी होश में आ रही थी। द ओल्ड वुमेन स्टिल स्टूड अगेंस्ट द वॉल, और जो ओल्ड वुमेन थी, वृद्ध महिला थी, वो अभी भी दीवार से पीठ लगाए खड़ी हुई थी। ये कौन थी? ये जो सुजैन मॉर्गन की जो माँ थी, जो सोच रही थी कि मेरे एक ग्रैंड चाइल्ड हो, तो अभी भी दीवार से पीठ लगाए हुए, सपोर्ट किए हुए वहाँ पर खड़ी हुई थी। बट हर हैंड्स वर टुगेदर, लेकिन उसके जो हाथ थे वो दोनों टुगेदर थे, यानी एक साथ आ गए थे। जैसे हम हाथ जोड़ते हैं उस तरीके से हाथ वो जोड़ करके खड़ी हुई थी। हर लिप्स मूव्ड विदाउट साउंड, और उसके जो ओंठ थे वो बिना हिले, है ना, बिना हिले ही कुछ मानो विदाउट साउंड, सॉरी, बिना साउंड किए हुए ही मानो मूव कर रही थी। सी वॉज प्रेइंग, और वो क्या कर रही थी रियल में, वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी। यानी वो भी इस स्थिति को, इस पूरे प्रोसेस को देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित थी कि आखिर ये तो एक मिरेकल हो गया। यानी जो दाई थी, जो मिडवाइफ थी, उसने तो पहले ही समझ लिया था, और शायद उसको भी समझ में आ गया था कि बच्चा बिल्कुल मर गया है, वो मरा हुआ है। लेकिन अब जब बच्चा जीवित हो गया है तो उसको ये देख करके बड़ा ही संतोष हो रहा है, वो बड़ी खुश है, और इसलिए वो भगवान से मन ही मन प्रार्थना कर रही है। मैकेनिकली एंड्रयू रंग आउट हिज स्लीव, और मैकेनिकली माने बड़ी तेज़ी से, एक यंत्र की तरह से, जैसे कोई मशीन वगैरह करती है जो काम करती है अपने लगातार जल्दी जल्दी, तो ऐसे ही एंड्रयू ने क्या किया, अपना जो स्लीव थी, अपनी जो बाजू थी शर्ट की, उसको रंग आउट माने बिल्कुल सीधा किया, निचोड़ करके। वो पानी से भीगी हुई थी, तो हम ऐसे निचोड़ लेते हैं उसको, तो फोल्ड करके, मोड़ करके, तो उसने उसको सीधा किया। पुल्ड ऑन हिज जैकेट, और फिर जो अपनी जैकेट थी उस जैकेट को उसने पहन लिया। आई विल फैच माई बैग लेटर नर्स, और वो बोला कि नर्स, मैं अपना बैग जो है इसको मैं बाद में ले जाऊंगा। यानी बहुत सारा सामान उसका बैग का बिखरा हुआ इधर उधर पड़ा हुआ था। अब उसने, लेकिन उसको जल्दी थी, वो पूरी रात सोया भी नहीं था, और उसने सोचा कि अगर मैं घर पहुंच जाऊंगा तो शायद थोड़ा बहुत सो लूँगा। तो उसने कहा अगर मैं बैग समेटने में लगूंगा तो बहुत टाइम निकल जाएगा। तो वो कहता है कि मैं बाद में ले जाऊँगा बैग। ही वेंट डाउन स्टेयर्स, और वो सीढ़ियों से सीधा नीचे चला गया। थ्रू द किचन इनटू द स्कलरी, और वो किचन में से होकर के कहाँ पहुँचा, स्कलरी में पहुँचा। स्कलरी क्या होता है? ए रूम फॉर वॉशिंग डिशेज एंड फॉर सिमिलर वर्क, यानी जो डिशेज, बर्तन वगैरह धोने के लिए एक रूम होता है जहाँ पर धोते हैं, या फिर किसी इसी तरह के और काम के लिए जिसमें कुछ और चीज़ों को वॉश किया जाता हो। तो वो वहाँ पहुँचा, यानी वहाँ पे नल था, पानी आ रहा था। हिज लिप्स वर ड्राई, उसके होंठ थे वो बिल्कुल सूखे हुए थे। एट द स्कलरी ही टुक अ लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, और स्कलरी पे जाकर के उसने एक लॉन्ग ड्रिंक ऑफ वाटर, यानी बहुत सारा पानी पिया, है ना। उसको काफ़ी प्यास भी लगी हुई थी, तो वो बिल्कुल बहुत सारा उसने वहाँ जा कर के पानी पिया। ही रीच्ड फॉर हिज हैट एंड कोट, और फिर उसने अपने जो हैट और कोट थे उनको उठाया। आउटसाइड ही फाउंड जो स्टैंडिंग ऑन द पेवमेंट विद अ टेंस, और जब वो बाहर निकला तो बाहर वो देखता है कि जो उसका जो मॉर्गन का, जो सुजैन मॉर्गन का जो हस्बैंड था, वो अभी भी पेवमेंट पर खड़ा हुआ था, यानी कि वो वहीं पर इधर से उधर फुटपाथ पर बड़े ही टेंस में, यानी बड़े ही तनाव में इधर से उधर अप डाउन कर रहा था। एक्सपेक्टेंट फेस, और उसका चेहरा कैसा था? उत्सुकता से भरा हुआ था, है ना, उत्सुकता से भरा हुआ था। वो एकदम खड़ा हो गया जैसे ही उसने डॉक्टर को देखा। डॉक्टर बाहर निकल के आया तो वो उसे देख करके बिल्कुल एकदम से खड़ा हो गया, यानी वो शायद बैठ गया होगा पहले। ऑल राइट जो, ही सैड थिकली, और डॉक्टर ने उसे थोड़ी भारी आवाज़ में बोला कि सब कुछ ठीक है, बोथ ऑल राइट, दोनों ही बिल्कुल ठीक है। यानी उसने बताया कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारा बच्चा दोनों ही बिल्कुल ठीक हैं। इट वाज क्वाइट लाइट, और अब थोड़ा सा प्रकाश हो चुका था, यानी कि सुबह हो गई थी। नियरली 5 o'clock, यानी सुबह के लगभग 5 बज रहे थे। अ फ्यू माइनर्स वर ऑलरेडी इन द स्ट्रीट्स, और कुछ जो माइनर्स थे
माइनर्स का मतलब जो माइंस में काम करने वाले लोग होते हैं, खनिक बोलते हैं इनको हम। तो कुछ माइनर्स ऑलरेडी जो स्ट्रीट्स थी, जो गली थी या सड़क थी, उन पर आ चुके थे। द फर्स्ट ऑफ द नाइट शिफ्ट मूविंग आउट, और जो पहली जो नाइट शिफ्ट थी, यानी अक्सर नाइट शिफ्ट में लोग काम करते थे, तो नाइट शिफ्ट में काम करने वाली जो पहली शिफ्ट थी उसके लोग अब बाहर आ गए थे। एज एंड्रू वॉक विद दैम, और जब एंड्रू उनके साथ साथ वहाँ पर चलने लगा, स्पेंट एंड स्लो, यानी स्पेंट का मतलब एक तरह से अपनी पूरी एनर्जी को वो खर्च कर चुका था, और स्लो माने धीरे धीरे चल रहा था। ऐसी कंडीशन किसकी थी? इन जो माइनर्स थे उनकी भी ऐसी कंडीशन थी। ये जो नाइट शिफ्ट करके आए थे तो वो भी काफ़ी थके हुए थे और बहुत ही धीरे धीरे वो चल रहे थे। तो सेम कंडीशन एंड्रू की थी, वो भी पूरी रात जो है मेहनत करके आया था और अब धीरे धीरे चल रहा था, एनर्जी उसकी जा चुकी थी। हिज फुटफॉल्स इक्वइंग विद अदर अंडर द मॉर्निंग स्काई, और उस मॉर्निंग स्काई में यानी कि उस सुबह के आकाश में क्या था कि उसकी जो पैरों की चलने की जो आवाज़ थी, वो जो दूसरे लोग चल रहे थे उनके साथ में वो गूंज रही थी, है ना। और ये जो बर्ड था, ही केप्ट थिंकिंग ब्लाइंडली, और वो बड़े ही ब्लाइंडली मतलब लगातार सोचे ही जा रहा था, यानी उसका ध्यान कहीं और नहीं था, वो बस सिर्फ सोचे ही जा रहा था। ऑब्लिवियस टू ऑल अदर वर्क ही हैड डन इन ब्लाइंडली, यानी वह जो भी ब्लाइंडली में उसने पहले जो कुछ भी किया था, इससे पहले उसने जो कुछ भी ब्लाइंडली क्या है, उस जगह का नाम है जहाँ पर वो रहता है। तो ब्लाइंडली में उसने जो कुछ भी किया था उन सबको वो भूल चुका था, और इन सबको भूलते हुए केवल उसको अब रात में जो वो काम करके आया था केवल उसी के बारे में सोचे जा रहा था। और वो क्या कह रहा था? अपने मन में कह रहा था कि आई हैव डन समथिंग, ओ गॉड, आई हैव डन समथिंग रियल एट लास्ट। तो कहता है मैंने कुछ तो किया, हे परमात्मा, हे भगवान, आखिरकार मैंने कुछ वास्तविक काम किया, यानी कुछ रियल एट लास्ट। यहाँ पे समथिंग रियल एट लास्ट का मतलब किससे है कि मतलब उसने अपने जीवन में वास्तव में कुछ एक ऐसा काम किया जो कि वास्तव में एक मिरेकल जैसा था, है ना। और यहाँ पर हम एक बात भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर प्रैक्टिस जो उसने अपनी स्टडी की थी मेडिकल की, वो काम में नहीं आई, बल्कि उसका एक एक्सपीरियंस था, एक प्रैक्टिकल था जो उसने कभी अपने जीवन में किया था डॉक्टर्स के साथ में, वो उसको काम में आया। तो कहते हैं कभी कभी जो बुक्स होती हैं या जो स्टडी होती है वो इतनी कारगर साबित नहीं हो पाती हैं, कभी कभी जो हमारा एक्सपीरियंस होता है, हमारा जो प्रैक्टिकल होता है, जो हमने किया होता है, वो हमको ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है हमारे लिए और हमको बेनिफिट पहुंचाता है। तो स्टूडेंट, आई थिंक ये चैप्टर आपको पूरा कंप्लीट हो गया होगा। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए, बुकिश नॉलेज इज़ थियोरेटिकल, यानी जो बुकिश नॉलेज होती है वो थियोरेटिकल होती है, यानी थ्योरी से रिलेटेड होती है। इट इज़ प्रैक्टिस एंड ऑब्जर्वेशन विच मेक्स अ मैन विथ थियोरेटिकल नॉलेज ए मैन परफेक्ट इन हिज फील्ड, यानी एक प्रैक्टिस और ऑब्जर्वेशन होता है जो एक आदमी को उसकी थियोरेटिकल नॉलेज के साथ साथ एक परफेक्ट अपनी फील्ड में एक परफेक्ट मैन बनाता है। तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, बुकिश नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इम्पार्ट्स थियोरेटिकल नॉलेज। जो बुकिश नॉलेज है, किताबी ज्ञान है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमको थियोरेटिकल नॉलेज इम्पार्ट यानी कि प्रदान करता है। इट टीचेस अ मैन इंट्रिकेसीज ऑफ अ प्रॉब्लम, और ये जो बुकिश नॉलेज होती है वो एक व्यक्ति को जो प्रॉब्लम की जो इंट्रिकेसीज होती हैं, जो जटिलता होती हैं, उनको सिखाता है एंड इट्स प्रोबेबल सॉल्यूशन, और साथ ही साथ हमें इस बुकिश नॉलेज से उसका जो प्रोबेबल संभवतः जो भी सॉल्यूशंस हो सकते हैं वो बताता है। इफ़ अ मैन हैविंग थियोरेटिकल नॉलेज हैज़ नो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ही मे फेल्स इन हिज जॉब, लेकिन फिर भी यदि एक व्यक्ति के पास थियोरेटिकल नॉलेज है और अगर उसके पास कोई भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि वो अपनी जॉब में फेल हो जाए। On the other hand, a man with practical knowledge and experience has more chance of achieving the desired result. लेकिन दूसरी तरफ अगर एक आदमी जिसके पास में प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, अनुभव भी है, उसके पास ज़्यादा चांस होते हैं, यानी उसके पास ज़्यादा अवसर होते हैं अपने डिज़ायर्ड रिजल्ट को अचीव करने के लिए, यानी अपनी जो इच्छित जो परिणाम है उसको प्राप्त करने के लिए उसके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, ज़्यादा चांस होते हैं। इन अवर डे टू डे लाइफ वी मीट कंपाउंडर्स सरपासिंग द डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस। हम अपनी डेली लाइफ में
देखते हैं कि जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो जो डॉक्टर्स के जो कंपाउंडर्स होते हैं वो अक्सर जो डॉक्टर्स होते हैं, फिजिशियंस होते हैं, उनको सरपास कर देते हैं, उनसे आगे निकल जाते हैं। यानी कि एक्सपीरियंस के मामले में, अनुभव के मामले में डॉक्टर से ज़्यादा वो जो कंपाउंडर्स होते हैं वो काम करते हैं। और स्पेशली हॉस्पिटल्स में या कहीं भी हमने देखा होगा कि जो कंपाउंडर्स होते हैं मोस्टली वही ज़्यादा वर्क आते हैं। डॉक्टर तो एक दो बार देखने को आता है, सारे काम कंपाउंडर्स के या नर्सेस के द्वारा ही किए जाते हैं। अ फिजिशियन हु हैज़ read the process of administering an injection but has not done it with his own hands will fail in his attempt to administer the injection। यानी कि एक व्यक्ति या एक फिजिशियन जिसने जो प्रोसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग है, यानी एक इंजेक्शन को लगाने की जो प्रोसेस है उसको सिर्फ रीड किया है, उसको सिर्फ पढ़ा है, लेकिन उसको कभी किया नहीं है अपने हाथों से, वो क्या होगा, अपने पहले अटेम्प्ट में इंजेक्शन लगाने में फेल हो जाएगा। On the contrary, a compounder can surpass the physician because he has practical experience। और जबकि एक कंपाउंडर है, उसने स्टडी नहीं की है, उसने बहुत बड़ी बड़ी पढ़ाई नहीं की है मेडिकल की, लेकिन वो अपने इस प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की वजह से एक फिजिशियन को सरपास कर देगा, उससे आगे निकल सकता है ना। जैसे हमने देखा है कि पुराने समय में, जैसे आज जो हॉस्पिटल्स होते हैं, डिलीवरी होती है बच्चों की, तो वो स्पेशली हम डॉक्टर्स में हॉस्पिटल ले जाते हैं, लेकिन कोई पुराना समय था जब ये हॉस्पिटल्स नहीं हुआ करते थे। तो उस समय क्या होता था, जैसे इस चैप्टर में हमने देखा कि मिडवाइफ थी, एक दाई थी, तो ऐसी दाई जो महिलाएं होती थी और स्पेशली वो आस पड़ोस में ही मिल जाया करती थी, वो महिलाएं मिलकर के ही किसी दूसरी महिला की जो डिलीवरी होती थी वो कर देती थी, वो बच्चा पैदा कर देती थी, और किसी भी डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनको अनुभव होता था, एक्सपीरियंस होता था। तो जिसको एक्सपीरियंस होता है, जिसने प्रैक्टिकली किया है किसी काम को, तो वो उस काम में ज़्यादा परफेक्ट होता है। अगर हम सिर्फ पढ़ कर के किसी काम को करना चाहें तो उसमें हमारे फेल होने की जो चांसेस होते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। सिमिलरली, इफ़ यू हैव माइन्यूटली ऑब्जर्व्ड अ मैन डूइंग हिज जॉब to perfection, you can apply that very practical experience based on your keen observation and achieve success। Dr. Andrew could save the child because he had observed somebody saving in almost lifeless child। तो ठीक उसी प्रकार से क्या है कि अगर आपने एक आदमी को ऑब्जर्व किया है डूइंग हिज जॉब टू परफेक्शन, यानी अपने जॉब को परफेक्शन से करते हुए, तो क्या हो सकता है, यू कैन अप्लाई दैट वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो आप उस वेरी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को जो आपने देखा है, जैसे किसी दूसरे व्यक्ति को उस काम को करते हुए देखा है, तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं आपके जो कीन ऑब्जर्वेशन पर कह सकते हैं कि जो आधारित होगा, है ना। अगर आपने देखा, अगर आपने किसी काम को पढ़ा है, उसकी प्रोसेस को, तब आप उस काम को करेंगे तो वो करने में थोड़ी आपको कठिनाई होगी और हो सकता है कि आप सफल भी ना हो। लेकिन अगर आपने किसी काम को करते हुए देखा है किसी दूसरे व्यक्ति को, तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे एंड अचीव सक्सेस, और आप सफलता प्राप्त कर पाएंगे। और डॉक्टर एंड्रू हैं, वो भी इस बच्चे को बचा सके, क्योंकि उन्होंने किसी को, एक जो ऑलमोस्ट लाइफलेस चाइल्ड था, ऐसे बच्चे को बचाते हुए उन्होंने किसी को ऑब्जर्व किया था। जो ट्रीटमेंट उन्होंने अप्लाई किया, वो ट्रीटमेंट वो पहले ही किसी और के लिए वो ऑब्जर्व कर चुके थे, उसको देख चुके थे, तो इसीलिए डॉक्टर एंड्रू मैनसन ने भी वही ट्रीटमेंट यहाँ पर फॉलो किया। ही अप्लाइड दैट प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, उन्होंने अपने इसी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस को वहाँ पर अप्लाई किया, एंड नॉलेज, अपने ज्ञान को, एंड डिड इज जॉब एफिशिएंटली, और उन्होंने अपने इस काम को बड़े ही एफिशिएंटली, माने बहुत ही अच्छे तरीके से, प्रभावशाली तरीके से किया, इम्प्रेसिवली। सो फॉर सक्सेस स्पेशली इन द मेडिकल फील्ड स्पेशली, और इसलिए विशेष रूप से मेडिकल फील्ड में सक्सेस के लिए, सफलता प्राप्त करने के लिए, बोथ बुकिश नॉलेज एंड प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आर इंडिस्पेंसिबल, है ना। बुकिश नॉलेज और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस दोनों ही इंडिस्पेंसिबल है, यानी दोनों को ही अलग नहीं किया जा सकता, दोनों का ही अब हमें जानकारी होना जरूरी है। सो बुकिश नॉलेज और ओरल नॉलेज इफ़ नॉट सीजन्ड विथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मे प्रूव फ्यूटाइल एंड वर्थलेस। और इसलिए जो बुकिश नॉलेज है, या कहें कि जो ओरल नॉलेज है, अगर वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के द्वारा मिक्सड नहीं है, तो वो क्या हो सकती है, फ्यूटाइल या वर्थलेस, यानी कि वेन कह सकते हैं, व्यर्थ
या बिना किसी मतलब की प्रूव हो सकती है। मतलब अगर आपके पास बुकिश नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी है तो डेफिनेटली यू विल सक्सेस, यू विल गेट सक्सेस। और अगर आपके पास ऐसा नहीं है, बुकिश नॉलेज के साथ साथ अगर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, तो मे बी कि आप फेल हो जाएं अपने वर्क में। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये पूरा ही चैप्टर आपको क्लियर हो गया। और अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।